हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और दूसरे सेगमेंट में आज मैं आपको नारी पर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। स्टोरी का नाम है पद्मा, मौन से आंदोलन तक। पद्मा के नन्हे कदम जैसे ही कच्ची गली में चलते, धूल उड़ती और मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें धीरे से बुदबुदाने लगती, इस लड़की में कुछ तो बात है। गांव के उत्तर छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे बने मिट्टी के घर में रहने वाली पद्मा औरों जैसी नहीं थी। उसकी माँ सावित्री उसे बचपन से सिखाती रही, बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना, लड़की को दहेज नहीं हुनर की जरूरत होती है। और पद्मा ने वही किया। हर सुबह सूरज से पहले उठती, कुएं से पानी खींचती और घर के काम निपटाकर स्कूल जाती। पद्मा जब 16 की हुई तो गांव के हर कोने में उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगी थी, पर इसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे किताबों से प्यार था। उसके शिक्षक श्री मिश्र जी हमेशा कहते थे, पद्मा तू गांव की पहली लड़की बन सकती है जो कॉलेज जाएगी। उसकी आंखों में सपने थे गांव से बाहर जाकर कॉलेज पढ़ने के, पर पिता की सोच तंग थी। लड़की की पढ़ाई किस दिन काम आएगी, ब्याह दो जल्दी से। अचानक डर से पद्मा की आंखें खुली। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, पद्मा ने अपनी छोटी सी खिड़की से झांक कर आसमान की तरफ देखा। गांव का जीवन तो हमेशा से ही शांत था, पर उसके दिल के भीतर तूफान था। आंखें लाल थीं, शायद नींद नहीं आई थी या रात की चिंता अभी भी बची हुई थी। उसका कमरा छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, एक पुराना तख्त और एक कोने में माँ का दिया हुआ दुपट्टा। ये वही दुपट्टा था जो उसे हर बार याद दिलाता कि कोई एक समय था जब वो सिर्फ बेटी थी, पत्नी या विधवा नहीं। पद्मा अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और वो सोचने लगी कि कैसे उसकी जिंदगी उसे इस मोड़ तक ले आई। पद्मा ने जैसे ही अपनी किशोरावस्था की दहलीज पार की, उसके जीवन में एक नया मोड़ आया और किस्मत ने रास्ता मोड़ दिया। अचानक ही पिता ने बताया कि उसका रिश्ता एक शहर में नौकरी करने वाले युवक से तय कर दिया गया है। बेटा, हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा, वो लड़का बहुत अच्छा है। और उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए शहर के लड़के रवि से सगाई कर दी। पद्मा को ये निर्णय अचानक और अप्रत्याशित लगा, लेकिन उसने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया। शादी हुई, सपनों के साथ नहीं बल्कि चुप्पी के साथ। नया घर, नई जिम्मेदारियां और वो भी एक अनजाने रिश्ते में। रवि अच्छा था, शांत, पढ़ा लिखा, लेकिन पद्मा के दिल में एक अजनबीपन बना रहा। शादी के पहले दिन से उसने खुद को एक नई पहचान में ढालने की कोशिश की, पर कहीं भीतर सवाल था, क्या यही सब है जिंदगी में? शादी के कुछ महीनों बाद ही पद्मा के जीवन में अंधकार छा गया। उसके पति रवि की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अस्पताल की उस रात को याद करना भी पद्मा के लिए एक सजा थी। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, पर उसकी सास ने कहा, औरतों को सब्र करना चाहिए। इस घटना ने पद्मा को तोड़कर रख दिया। 1 महीने के भीतर ही उसे सफेद कपड़े पहनाए गए, माथे की बिंदी छुड़वा दी गई और मांग से सिंदूर मिटा दिया गया। वो अब एक विधवा थी। समाज ने उसे एक विधवा के रूप में देखा और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। ससुराल वालों ने धीरे धीरे उसे खाना देना बंद कर दिया। अब तू हमारे किस काम की, जब तेरा पति ही नहीं रहा तो तू यहाँ रह के क्या करेगी, कहकर एक रात उसे घर से निकाल दिया और वो अपने माता पिता के पास लौट आई। अपने पिता के घर लौटना एक हार जैसा लगा, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। माँ ने उसे गले लगाया
लेकिन पिता की आंखों में दर्द के साथ निराशा भी थी। अगर तू लड़का होती। गांव वाले उसे अब ऐसे देखते जैसे वो कोई अपराध कर चुकी हो। उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। शमशान की चुप्पी से ज्यादा डरावनी थी समाज की फुसफुसाहटें। अब तो बेचारी की जिंदगी खत्म हो गई, किस्मत ही फूटी है इसकी। उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन पद्मा ने इन सब का सामना साहस के साथ किया और उसने समाज की इन बेकार की बातों को नजरअंदाज किया और अपने जीवन को एक नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका की जगह निकली। पद्मा ने फॉर्म भरा, लेकिन कई लोगों ने मुंह बनाया। ये विधवा बच्चों को क्या पढ़ाएगी? जो अपना घर ना बचा सकी वो औरों को क्या सिखाएगी? पर वो काम पर रख ली गई और स्कूल में उसके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो बच्चों को रटने की बजाय सोचना सिखाती। पद्मा ने इतिहास विज्ञान के साथ साथ बच्चों को आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच सिखाई। वो रोज अपने दर्द को हिम्मत में बदलकर स्कूल जाती। अगर तितली के पर काट दिए जाएं, तो क्या वो फूलों तक पहुंच पाएगी? ऐसे सवाल बच्चों के जहन में हलचल मचा देते। धीरे धीरे उसकी कक्षा गांव में पसंदीदा बन गई। लड़कियां उससे प्रेरणा लेने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। धीरे धीरे लोग उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को समझने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। समय के साथ पद्मा ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। उसने समझा कि समाज की नजरों में सम्मान पाने के लिए हमें खुद को साबित करना पड़ता है। उसने अपने आत्मसम्मान को फिर से स्थापित किया और समाज में एक नई मिसाल कायम की। 3 सालों में पद्मा गांव की सबसे पसंदीदा शिक्षिका बन चुकी थी। हर किसी के दिल में उसके लिए इज्जत थी। पंचायत ने उसे गांव की शिक्षा समिति का सदस्य बनाया। अब लोग उसे पद्मा बहन कहते थे, एक विधवा नहीं, एक मार्गदर्शक। एक दिन गांव में एक सभा हो रही थी। एक महिला ने कहा, विधवाएं मंदिर क्यों जाएं? अशुद्ध होती हैं। पद्मा ने पहली बार भीड़ के सामने आवाज उठाई, शुद्धता किसी हालत की नहीं, सोच की होती है। यदि विधवा होना अशुद्धता है, तो क्या औरत का जीवन केवल पुरुष पर निर्भर है? सभा में सन्नाटा था, लेकिन उस दिन के बाद पद्मा अकेली नहीं रही। उसकी ये बात गांव की कई विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और लड़कियों के दिल तक पहुंची। उसने साक्षर शक्ति नाम से एक महिला मंडल शुरू किया, जहां परित्यक्ता, विधवा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हफ्ते में एक बार मिलती, पढ़ती, सीखती और खुलकर रोती भी। कुछ समय बाद गांव में एक सरकारी स्वास्थ्य कैंप लगा। एक युवा डॉक्टर निरंजन शहर से आया था। विनम्र, समझदार और विचारशील। उसने जब पद्मा को देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था, आप जैसी पढ़ी लिखी महिला इस गांव में क्यों है? पद्मा मुस्कुराई, ये मेरी जमीन है और मेरी लड़ाई भी। उनकी बातचीतों ने दोस्ती का रूप लिया। दोनों की सोच मिलती थी। दोनों ने मिलकर एक सामाजिक पहल शुरू की, सशक्त नारी मिशन। गांव अब बदलाव की ओर देख रहा था। कुछ महीनों बाद निरंजन की मां ने पद्मा के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। ये वही समाज था जहां लोग उसे अपशगुनी कहते थे। वही लोग अब शादी की बात पर चुप थे। पद्मा ने सोच में कई रातें बिताईं, लेकिन इस बार निर्णय उसका था। पद्मा ने अकेले में अपने से बातें की, क्या मैं फिर से शादी करूं? क्या मैं अपने अतीत को मिटा सकती हूँ? नहीं, मुझे अतीत नहीं मिटाना, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ना है। उसने कहा, मैं अब किसी की परछाई बनकर नहीं, एक साथी बनकर रिश्ता निभाऊंगी। शादी सादगी से हुई, बिना शोर, बिना तामझाम, सिर्फ अपनेपन की गरिमा के साथ। अब पद्मा डॉक्टर निरंजन के साथ शहर में रहती थी, लेकिन हर हफ्ते गांव जाती, अपने स्कूल, मंडल और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लड़कियों को कहानियां सुनाती। उसकी कहानियां अब किताबों में छपने लगी। एक कहानी का शीर्षक था, मैं एक विधवा नहीं, एक पुनर्जन्म हूँ। दोस्तों,
पद्मा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी मेहनत और ईमानदारी सच्ची हो तो हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। समाज की नजरों में सम्मान पाने के लिए हमें खुद को साबित करना पड़ता है। पद्मा ने ये साबित किया कि आत्मसम्मान और संघर्ष से ही हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पद्मा की कहानी केवल एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने दर्द को ताकत में बदला और हार को बदलाव में। वो एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गई कि जब औरत खुद को स्वीकार करती है तब दुनिया भी उसे सर झुकाकर देखती है। दोस्तों, एक औरत जब खुद से दोस्ती करती है तब समाज उससे डरने लगता है, और जब वो समाज को माफ कर देती है तब बदलाव जन्म लेता है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो का नाम है थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम दूसरे सेगमेंट में नारी के बारे में कुछ बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं आई थी इस धरती पर सवाल था, बेटा क्यों नहीं। कोख से निकली आंगन में आई, फिर भी मन में छाया सन्नाटा ही। माँ ने मुस्कुराकर बाहों में लिया और समाज ने आंखें फेर ली। कहा, बोझ है ये, एक पराया धन। क्या सच में बेटी सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई थी? जहाँ भाइयों ने उड़ान भरी, मुझे सिखाया गया धीरे चलो, मत दौड़ो इतनी तेज। कपड़े, हंसी, आवाज सब पे पहरे थे, जैसे मेरी इच्छाओं पर ताले जड़े थे। पर आंखों में कुछ और ही था। चमक थी, आग थी, सवाल थे। हर ना के पीछे मैं क्यों पूछती रही, हर बंधन को तोड़ने की चाह में जीती रही। जब किताबों में खुद को पाया, कल्पनाओं में उड़ती चली गई। पर घर वालों की नजरें कहती थी, अभी से क्या सोच रही हो, कल तो ससुराल जाओगी। पर मैं रुकी नहीं, झुकी नहीं। अंधेरों में भी दिए जलाए, रातों को जग कर सपने सिए, भोर में छिपाकर उन पन्नों को सीने से लगाया। समाज ने कहा, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, पर मैंने कहा, मैं घर भी बनाऊंगी और दुनिया भी बदलूंगी। जैसे ही कदम बाहर निकाले, हर मोड़ पर एक चुनौती थी। कभी तानों की बौछार, कभी चरित्र पर सवाल, कभी असफलता ने मुंह मोड़ा तो कभी अपनों ने साथ छोड़ा। पर मैं फिर भी चलती रही, घाव को गहनों सा पहनती रही। हर आंसू ने मेरी चमक बढ़ाई, हर हार ने हौसले की लौ जलाई। फिर एक दिन आई वो सुबह, जब आईने में खुद को देखा। कमजोर नहीं, टूटी नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी नारी बनी। जिसे समाज ने कभी दबाया था, आज वो समाज की आवाज बन गई। जिसे रोका गया हर मोड़ पर, वो अब रास्तों की पहचान बन गई। जब सबने कहा, ये तेरे बस की बात नहीं, मैंने वहीं से शुरुआत की। जिस राह में कांटे थे, डर था, अंधेरा था, मैंने उसी राह पर अपनी पहली लौ जलाई। कॉलेज की दहलीज पर जब कदम रखे, हर दिन एक नई परीक्षा बन गया। कभी पैसों की तंगी, कभी नजरों का तिरस्कार, पर मैं डिगी नहीं, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। ऑफिस की कुर्सियां कम थीं, लेकिन आंखें ज्यादा। ये क्या कर पाएगी? हर कोने से फुसफुसाहटें आती थीं, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया। काम से, कर्म से, हिम्मत से जवाब दिया। जहां वो देर रात तक रुकने से डरते थे, मैं वहीं चाय की चुस्की में अपना संघर्ष खोलती थी। कभी अकेले प्रोजेक्ट, कभी पूरी टीम का भार, पर मैं नारी थी, कांपती नहीं, संभलती हूँ और संभालती भी हूँ। अब सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं थी, हर उस लड़की की आवाज बन गई थी जो आज भी अपने कमरे में चुपचाप रोती है, जो माँ बाप से कह नहीं पाती कि वो इंजीनियर बनना चाहती है, या जो बस में रोज सहती है लेकिन चुप रहती है। मैंने बोलना शुरू किया, हर मंच पर, हर दीवार पर, हर शब्द में। मैंने कहा, अगर बेटी को बचाना है तो उसकी उड़ान मत काटो, अगर नारी को सम्मान देना है तो उसे दया नहीं बराबरी दो।
धीरे धीरे लोग साथ आने लगे। मेरी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, उनमें इतिहास की सच्चाई थी और भविष्य की दिशा। जहां मैं एक समय में खुद से लड़ रही थी, अब मैं औरों की ढाल बन रही थी। कभी गांव की लड़की को पढ़ा रही थी, तो कभी शहर की बहन को कोर्ट में न्याय दिला रही थी। अब मंचों पर मेरा नाम था, लेकिन दिल में अब भी वही गांव वाली हिम्मत थी, क्योंकि मैं जानती थी हर पद, हर सम्मान मेरे आंसुओं और पसीनों से सींचा गया है। जिस चुप्पी को तुमने कमजोरी समझा, अब वो शोर बन गई है। जिस नारी को तुमने सीमाओं में बांधा, वो अब सीमाओं को पार कर गई है। एक वक्त था जब औरतें सिर झुकाकर चलती थीं, आज वही सिर उठाकर बोल रही हैं। हमें नहीं चाहिए दया की भीख, हमें चाहिए हक, हक जो हमारा है। नारी अब प्रश्न नहीं, उत्तर है। अब वो सिर्फ घर नहीं सजाती, वो समाज का ढांचा गढ़ती है। जब एक माँ अपनी बेटी से कहती है, तू वही बनेगी जो तू बनना चाहती है, तो वहीं से क्रांति जन्म लेती है। जब एक पति अपनी पत्नी को सहयोग देता है, सिर्फ थाली नहीं बल्कि निर्णय की मेज पर बराबरी से बैठाता है, तो समाज बदलता है। जब एक भाई बहन के सपनों को पंख देता है, तो पीढ़ियां बदलती हैं। क्रांति कोई नारे नहीं होते, वो लम्हे होते हैं जब एक नारी नहीं कहने की हिम्मत कर लेती है। हाँ, आज भी दीवारें हैं, आज भी दहेज के नाम पर बेटियां जलाई जाती हैं, आज भी चरित्र पर सवाल उठते हैं जब नारी बोलने लगती है। पर अब नारी चुप नहीं है, अब वो कानून जानती है, कलम चलाना जानती है और जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठा सकती है। क्योंकि अब वो सीता नहीं जो सिर्फ अग्नि परीक्षा देगी, अब वो दुर्गा है जो राक्षसों का नाश करेगी। कभी सिलाई मशीन चलाने वाली उंगलियां अब लैपटॉप पर कोड लिख रही हैं, कभी चूल्हे की आंच से तपने वाली स्त्रियां अब स्टार्टअप की सीईओ बन रही हैं। वो राजनीति में है, वो विज्ञान में है, वो अंतरिक्ष में है, वो खेतों में भी। अब उन्हें रोक पाना आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने अब खुद को पहचान लिया है। अब वो किसी की परछाई नहीं, खुद एक प्रकाश है। अब नारी सिर्फ अपनी नहीं सोचती, वो समाज के लिए सोचती है। वो अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है। वो आशा है एक अनाथ बच्ची के लिए, वो न्याय है उस पीड़िता के लिए। वो अब कोर्ट में अकेली नहीं लड़ती, वो आवाज है उस माँ की जो अब बेटी को पढ़ाने के लिए घर वालों से लड़ी। नारी अब नाम नहीं, आंदोलन है, चेतना है और परिवर्तन की मशाल है। जब एक नारी माँ बनती है, तो वो सिर्फ एक जीवन नहीं देती, बल्कि पूरी सृष्टि को जन्म देती है। उसकी कोख में पलती हैं कहानियां, उसके आंचल में छुपती है दुनिया। वो रातों की नींद बेचकर बच्चों की मुस्कान खरीदती है। माँ, एक ऐसा शब्द जिसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा होगा। दुनिया कहती है माँ बनना कमजोरी है, पर कौन कहेगा वो योद्धा है, वो दर्द से मुस्कुराकर लड़ती है। जब वो विवाह करती है, तो सिर्फ नाम नहीं बदलती, वो खुद को एक नए रूप में गढ़ती है। सपनों को थामा भी, तो दूसरों के सपनों में खोया नहीं। अपने प्यार को पूजा की तरह निभाया, लेकिन खुद को भुलाया नहीं। वो शक्ति है जो घर को सिर्फ चलाती नहीं, उसे आत्मा देती है। कभी साज श्रृंगार में सौंदर्य, तो कभी आर्थिक फैसलों में परिपक्वता, कभी बच्चों की दोस्त, तो कभी जीवन साथी की सबसे बड़ी ताकत। वो सिर्फ घर में नहीं, वो स्कूल, कॉलेज और जीवन में भी शिक्षिका है। जब वो बोलती है, तो सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाती, वो सोच सिखाती है। वो लड़कियों को उनके अधिकार सिखाती है और लड़कों को सम्मान का अर्थ। गुरु का लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, लेकिन उसका हृदय अक्सर नारी का होता है। वो सबसे पहले सुनती है, सबसे आखिर में बोलती है। जब कोई टूटता है, तो वो वहीं जुड़ाव बन जाती है। वो जानती है किसी को सिर्फ समझा देना काफी नहीं, कभी कभी बस सुन लेना ही प्यार होता है।
वो अपनी हंसी से औरों की आंखों से आंसू चुरा लेती है। अब नारी सिर्फ घर नहीं संभालती, अब वो देश की कमान भी संभालती है। वो पंचायत की बैठक से लेकर राष्ट्र की नीति तक हर मंच पर है। वो योजनाएं बनाती है और आवाजों को मंच देती है। अब वो केवल अनुसरण नहीं करती, नेतृत्व भी करती है। वो प्रेरणा है क्योंकि उसने हर भूमिका, हर रूप में खुद को पूर्ण सिद्ध किया है। वो जन्म देती है, वो पालती है, वो लड़ती है, वो बदलती है और अंत में वो पूरी सृष्टि बन जाती है। मैं नारी हूँ, अधूरी नहीं, मैं स्वयं में संपूर्ण हूँ। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।